यही वर्ल्ड वार 3 है या वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है? मुझे इसमें 28 देश दिख रहे हैं टोटल। 8 कंट्रीज़ की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। आपको पता है टाइटैनिक जहाज़ जब डूबा था, उसकी भी प्रेडिक्शंस कर दी गई थी। ओके। जी, आप जो भी प्रेडिक्शंस चाहते हैं, सारे प्रेडिक्शंस टैरो से किए जा सकते हैं। अभी आपके कार्ड के संकेत क्या कहते हैं कि जो पूरे दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है? इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख गई, इसके ऑरा से ही पता चलेगा कार्ड के कि क्या होने वाला है। क्या आने वाले 3 महीने में भारत भी इस युद्ध में शामिल होगा? 9 से 10 महीनों में हमारे देश की स्थिति बिल्कुल। जून जुलाई में क्या अपने भारत देश को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है? नेतृत्व का जो हमारी सरकार है, उसमें भी नेतृत्व का बहुत बड़ा हस्तक्षेप, हस्तांतरण दिख रहा है। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है अभी। तो मेरे कार्ड्स ने जो बताया वो यही बताया है। वैसे क्या अमित शाह के कभी प्रधानमंत्री बनने के योग हैं? नथिंगनेस का कार्ड आया है। क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के योग हैं? महिला भी दिख रही है। अब इसके पीछे भी बहुत सारी क्वेश्चंस है, जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ आगे के लिए भी रखिए। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी कोई एक बड़ी पार्टी कुछ है ऐसी नई जो उभरती हुई दिख रही हो आप? कल की अवतार की टीम के 4 लोग पैदा हो चुके हैं जी। कि क्या हनुमान जी अभी सशरीर पृथ्वी पर मौजूद हैं? और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके दर्शन कई बार किए हों। अगले 5 वर्षों में भारत की आध्यात्मिक उन्नति, की आध्यात्मिक उन्नति। क्या अगले 5 साल में भारत अखंड भारत बनता हुआ दिख रहा है? ओहो। क्या अगले 10 साल में क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? मतलब आप तो ऐसे प्रेडिक्शंस मुझसे चाह रहे हैं जो वाओ, हियर आई एम गेटिंग शिवजीज एनर्जी। टेक्नोलॉजी का अगले 5 सालों में क्या रिस्पॉन्स आने वाला है? आज से अगर कंपैरिजन किया जाए तो देखिए कार्ड में भी 5 आया है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया किसी बड़े मोड़ पर आकर के खड़ी होती है, चाहे राजा, सम्राट, योद्धा युद्ध से पहले संकेतों को खोजते हैं। कभी आकाश में ग्रहों को देखा जाता रहा है, तो कभी शगुन और अपशगुन के माध्यम से इन्हें पढ़ा जाता रहा है। कभी कई रहस्यमयी कार्डों की भाषा को समझने की कोशिश की गई। इतिहास में कई बार ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं कि ओकल्ट विद्वानों द्वारा युद्धों के संकेतों तक को पहले से पढ़ लिया जाता रहा है। अब सवाल यह है कि यह केवल एक संयोग है या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो आने वाली दिशा को पहले ही महसूस कर लेती है। आज हमारी दुनिया एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। कहीं युद्ध तो कहीं आर्थिक अनिश्चितता लोगों में दिखाई दे रही है। क्या राजनीति और अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? क्या विज्ञान, तकनीक और आध्यात्मिकता मिलकर मानवता को नई दिशा में ले जाने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या टैरो कार्ड केवल प्रतीक है या आने वाले समय की ऊर्जा को पढ़कर यह हमें पहले से गाइड भी कर सकता है? तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर आयुष्मा दीक्षित जी हमारे साथ हैं, जिनसे पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं और आपने हमारे चैनल पर उनको मिलियंस की संख्या में देखा है। और एक बार पुनः हम विशेष चर्चा के साथ टैरो कार्ड पर आज नई दिशा तय करेंगे। आयुष्मा जी, पुनः बहुत बहुत स्वागत। बहुत जल्दी आप पकड़ में नहीं आती हैं क्योंकि आप सेलिब्रिटी टैरो रीडर हैं। आप जब भी मैं आपको कॉल करता हूं तो आप किसी न किसी इवेंट में रहती हैं, आप ज़्यादातर किसी सम्मान समारोह में रहती हैं। तो बीते 1 महीने में आपके साथ क्या क्या घटना घटी थी, पहले हम ये जाने, तब हम देश दुनिया के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ये मंच है जिस पर मुझे बहुत ही सौभाग्य की अनुभूति होती है। बहुत ही अच्छा मंच है। आप अद्भुत, आपकी मतलब शैली अद्भुत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये मंच है जो मुझे बार बार खींच लाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप सबके सहयोग से कह सकते हैं, सबके आशीर्वाद से मैं कई सारे अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंसेस में मुझे बुलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वहाँ पे सम्मान तो मिलना एक अलग ही चीज़ है, लेकिन जो हमारे व्यक्तिगत जो हमारे विचार होते हैं उनका जब आदान प्रदान होता है बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारे कई सारी चीज़ों को कह सकते हैं बल मिलता है। कई सारे प्रेडिक्शंस ऐसे होते हैं जो हम वहाँ पर भी करते हैं जी, है ना। अभी रिसेंट जो मैंने दिल्ली में एक सम्मान समारोह में मुझे बुलाया गया, वहाँ पर
एक प्रोग्राम था, वहाँ पर हमारे बड़े बड़े अच्छे मतलब वशिष्ठ सर, अरुण बंसल सर, जो आप जानते हैं आईफास के बिल्कुल भीष्म पितामह हैं, आईफास के चेयरपर्सन हैं, उनके सानिध्य में उन सबके सामने अगर आपको मंच दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप अपनी जो आपकी शैली है, जो आपकी प्रणाली है, जो आपकी विधा है, उसको सामने रखो, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सौभाग्य हो सकता है। तो ये तो मैंने अटेंड करे कई सारे, अभी उज्जैन में भी किया और इसके पहले दिल्ली में किया, दिल्ली का फिर से मैंने बाड़मेर में किया, उसके पहले जयपुर में किया। अभी रिसेंट जो मेरा 14 और 15 मार्च को है वो ज़रूर बहुत ही ख़ास है और आपको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, आप आइए, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसके बारे में बस इतना कहूँगी कि आईफास जो है बहुत बड़ी संस्था है हमारे देश की, और इसके जो मुख्य मेन जो हैं अपने चेयरपर्सन जो हैं श्री अरुण बंसल सर, जिनको किसी पहचान के किसी उसके मोहताज नहीं है, वो सबसे बड़ा नाम है, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत ही बड़ा नाम है ज्योतिष की फील्ड में। उनके साथ में सारे ही बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं और साथ में आ रहे हैं हमारे जो दिल्ली के इसी संस्था के चेयरमैन हैं, वो आ रहे हैं हमारे ब्रजभूषण सर शर्मा सर। उनके साथ में, उनके सानिध्य में मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसका पूरा का पूरा दारोमदार और पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन हाथों में दिया है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जब ज्योतिष सम्मेलन में जाती हैं तो टैरो कार्ड को एक तरीके से, हम आम लोगों की बात करें तो हम जैसे साधारण लोगों के लिए एक विदेशी विचारधारा से क्रियान्वित है, तो ऐसे में जब आप किसी ज्योतिष सम्मेलन में जाती हैं तो बड़े बड़े विद्वानों के बीच टैरो कार्ड को कैसे देखा जाता है? देखिए ये आपके बहुत संदेहास्पद स्थिति हो जाती है कई लोगों के लिए। मेरे लिए तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके ही मंच पर मैं ये बात कह चुकी हूँ, कई मंचों पर बोल चुकी हूँ कि टैरो कोई विदेशी प्रणाली नहीं है। टैरो हमारी ही प्रणालियाँ हैं, हमारी ही विधाएँ हैं, हमारी ही विद्याएँ हैं जो विदेशों में गई हैं और विदेशों से वापस जब लौट के आई हैं तब हमने उनकी इम्पोर्टेंस फील की है, जबकि हकीकत ये कि टैरो हमारी है। अच्छा, मैं जब टैरो की बात करती हूँ तो टैरो अकेले की बात नहीं करती हूँ, टैरो के साथ मैं सब कुछ क्लब करती हूँ। आप मुझसे वैदिक जन्म कुंडली, न्यूमरोलॉजी सब कुछ मैं क्लब करके फिर टैरो के थ्रू जो मुझे कॉन्क्रीट आंसर्स मिलते हैं मैं उनको प्रस्तुत करती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कभी भी कि मैंने सिर्फ कार्ड्स देख के आपको बता दिया। अब अगर मेरी आभा चेक करने का है कि मुझे आपके अवचेतन मन में झांकना है, आपके व्यक्तित्व को झांकना है, आपके पास्ट को देखना है, प्रेजेंट को देखना है, फ्यूचर को देखना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा खुद का जो आध्यात्मिक लेवल है वो कैसा है। और आध्यात्मिक लेवल जिस भी इंसान का अच्छा होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, उसका व्यक्तित्व का वो बहुत धनी होगा। और दूसरी चीज़ ये कि वो सामने वाले को इंट्यूटिवली पहचान पाएगा। जिसके इंट्यूशंस अच्छे होंगे ना, वो कभी भी गलत प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकता। तो टैरो कार्ड क्या वास्तव में भविष्य दिखाता है या सिर्फ हम ये कहें कि संभावनाओं को दर्शाता है? देखिए, ये भी एक मिथ है। टैरो संभावनाओं को नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए, मैं अपनी पर्सनल मेरी जो ओपिनियन है मैं वो बता रही हूँ कि टैरो भविष्य को बखूबी बताता है। अगर आप एक एक चीज़ को बता सकता है वो। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास में, तो कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोग नतमस्तक है कि डीप कहाँ तक जा सकते हैं, आप कहाँ तक जानना चाहते हैं, आप तो मुझे बताइए आप कहाँ तक जानना चाहते हैं। हालांकि आपने मेरे पिछले पॉडकास्ट में कुछ पास्ट कर्मास को बताया था, पास्ट लाइफ कर्मास को, तो मेरे लिए तो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल चौंकाने वाला तथ्य था। लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे कि किस लेवल तक चीज़ों को समझा जा सकता है, डीप कहाँ तक जाया जा सकता है। देखिए, मैं अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो क्या आप विश्वास करेंगे कि अभी ये 2 दिन पहले की ही बात है, ठीक है, मेरे पास बहुत ही एकदम बहुत ही प्यारी सी एक लेडी आई, बहुत ही अच्छी जी, है ना, प्रयागराज से थी वो, और उन्होंने जब मुझसे एक प्रश्न पूछा तो मैं बहुत स्तब्ध थी। तो मैंने उनको सीधे बोला कि जो प्रश्न वो पूछ रही हैं वो पूछने की क्या उनको ज़रूरत पड़ गई। प्रश्न ऐसा था, जो मैं नाम नहीं बता रही लेकिन मुझे बताने में कोई डर भी नहीं है। प्रश्न ऐसा था कि उनके जो पति थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, और वो मैं जैसी वो आई तो मैंने उनको बोला था कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में दिख रहा है, अब आप मुझे अपने प्रश्न बताइए, आप क्या पूछने आई हैं। तब वो बोली कि मैम ये समस्या है, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि मेरे पति खुद की मौत मरे या नहीं। अब ऐसे प्रश्न कई आते हैं, ठीक है, कईयों को मैं उत्तर देना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन ये महिला बहुत रो रही थी। इनके साथ में इनकी मदर इन लॉ भी थी, और उनकी देखिए हिस्ट्री देखिए कि उनके हस्बैंड के जो फादर थे वो सेम सिचुएशंस में उनकी डेथ हुई, मतलब पानी में डूबकर। हाँ,
मैंने उनके कार्ड्स को देखने के बाद चुप रहना ज़रूरी समझा, क्योंकि दोनों की मैं देख चुकी थी। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको दिख जाता है, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ें नहीं बोल पाते। उनकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मैं इनको किस मुंह से बताऊं कि इनके साथ क्या हो गया। क्या था, घटना क्या थी, मतलब क्या हुआ था, एक्चुअल क्या हुआ था? एक्चुअली ये हुआ था कि उनके हस्बैंड हम्म, वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ गए थे। मैंने उनको बोला था कि उनके जो 2 दोस्त हैं वो उनके काम के नहीं थे, ना हैं ना होंगे। उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, जो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो पत्नी की बात नहीं मानते थे। हस्बैंड्स का होता भी है कि जब पत्नी बोलती है ना तो वो नहीं सुनते। वो चीज़ जब हो जाती है देन दे रिपेंट कि यार हम सुन लेते टाइमली, सही तो बात है। इट वुड बी फार फार बेटर फॉर अस। बट एनीवेज उनकी डेथ हुई है, तो वो दोनों ने उनको, मतलब डेथ में उनका हाथ था, ठीक है। Okay. दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ, हम्म, वो आप नहीं कह सकते कि वो खुद से मरे, खुद के डूब के मरे। क्यों? क्योंकि वो तैर लेते थे, ओके। ठीक है। उनके फादर के साथ भी सेम हुआ, तो ये रिपीट हो रहा था पैटर्न। उन्होंने बोला कि फादर भी ऐसे ही गए, तो मैं उनको बता नहीं पाई कि फादर क्यों गए और ये भी क्यों हुआ। ये रिपीटेड पैटर्न था। देन आई एंड अप द सिचुएशन कि चलो अभी ये कंक्लूड हम यहाँ करते हैं कि आप इस जो आपका सेशन है इसमें मैंने उनको अच्छी चीज़ें समझाई, उनको बिल्कुल मोटिवेट किया कि आपके पति के इतना ही जीवन था, वो अपने जीवन को के कर्म पूरे करने आए थे, अब वो मुक्ति में हैं। हकीकत ये उल्टा ही था, क्योंकि उनकी साधारण मौत नहीं थी, तो मैं नहीं कह सकती थी कुछ भी। बट कैन यू बिलीव कि मैं उनकी पास्ट लाइफ में उनके बिना कहे जाना ज़रूरी समझा मैंने। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मुझसे कोई पास्ट लाइफ करवाने आएगा। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामने वाला मेरे पास आ गया तो वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये मेरा काम बनता है कि मैं जानूं कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन नहीं है, लेकिन मैं आपका पास्ट लाइफ देखना चाहूँगी। वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा था। वो ही पिछले जन्म में उन्हीं के फैमिली के लोग थे। और ये जो कर्मास होते हैं ये कर्म बंधन है। इसीलिए मैं समझाती हूँ कि हमें किसी के भी कर्म बंधन में, उनको भी यही समझा, अब नहीं फंसना। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसने हमारे लिए बुरा किया तो अब हमारी आगे की लाइफ में, क्योंकि हमको क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपसे ही पूछती हूँ इसका मतलब आपसे पहले भी मैं कई प्रश्न पूछ चुकी हूँ, पता नहीं आप सोचते हैं कि हमेशा मैं ही पूछती हूँ, उल्टा होता है। आप मुझे बताइए, आप कर्म बंधन को क्या मानते हैं? किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप कैसे कर्म बंधन से मुक्त होंगे? अगर उसने आपके साथ बुरा किया तो आप क्या करेंगे? या तो तत्काल जो है उसका रिपीट रिएक्शन देंगे, और नहीं तो फिर बद्दुआएं देंगे। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। उम्र उतनी नहीं होगी लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है। कर्म बंधन ये होता है कि हम अगर किसी अच्छे इंसान के साथ गलत कर रहे हैं तो हम कर्म बंधन में हैं, और किसी गलत इंसान के साथ अच्छा कर रहे हैं तो भी कर्म बंधन में। अच्छा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी जी जी, बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी ने मुझे थप्पड़ मारा और वो इंसान अच्छा है, ठीक है, अगर मैंने उसको रिटेलिएट नहीं किया, पलट के उसको जवाब नहीं दिया और उसको बोला ठीक है मेरी गलती है, तो कर्म बंधन खत्म। वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन अगर किसी बुरे व्यक्ति ने मुझे जानबूझ के किसी मंशा से या किसी गलत उद्देश्य से या किसी भी कारण से मुझे क्षति पहुंचाई, जैसा होता है, और हमने क्षति नहीं पहुंचाई, तो क्या हुआ? तो हमने अपना कर्म बंधन बांध लिया, उसको वहीं पलट के जवाब नहीं देने का। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं बेटा अपन ने एक थप्पड़ खा लिया, दूसरा अपन को नहीं खाना, बिल्कुल उसको पलट के जवाब देना है जिसने गलत किया। इसीलिए जो ये केसेस हो रहे हैं, जो आजकल गलत सलत हो रहा है, किसी के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हो महिलाओं के साथ कितना कुछ हो जाता है इस टाइम, मतलब ये बड़ा दौर सा एक चल गया चल है। रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अभी अगर हम सुबह अखबार उठाएं तो सबसे ज़्यादा केसेस इसी तरह के मिल रहे हैं। रिलेशनशिप टूट रहे हैं, रिलेशनशिप में बिल्कुल किसी भी प्रकार का आपसी सौहार्द नहीं रह गया है, और आपसी में लोग, परिवार के लोग ही एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण अभी देखती हैं आप सामाजिक रूप से? कारण सिर्फ मंशाएं हैं उनकी। जब आपकी विकृत मंशाएं होती हैं, विकृत आपकी सोच होती है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना पूजा पाठ कर लो, क्या आप सोच को बदल सकते हो? ईश्वर आपकी सोच को बदल लेगा? नहीं बदल सकता। आप बिल्कुल पूजा पाठ मत कीजिए, सिर्फ आप अपने सोच पर ध्यान दीजिए, आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। मेरा एक ही चीज़ कहना रहता है अपने क्लाइंट्स को भी, हर किसी को, जिस दिन विचार बदल जाएंगे ना, उस दिन कर्म बदल जाएंगे। ये शब्द आप नोट कर लीजिए, जिस दिन विचार बदल जाएंगे उस दिन कर्म बदल
जाएंगे, और जिस दिन कर्म बदल जाएंगे उस दिन भाग्य बदल जाएगा। अभी आपके कार्ड के संकेत क्या कहते हैं कि जो पूरे दुनिया में उथल पुथल मची हुई है? देखिए, कार्ड्स का तो ये है, लोग मानते नहीं हैं। मैंने तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस पहले भी दिए और कई मंचों पे दिए हैं, कई आए हैं कई नहीं आए हैं। आपको पता है टाइटैनिक जहाज जब डूबा था उसकी भी प्रेडिक्शंस कर दी गई थी। ओके। जी, एक उपन्यासकार थे 1898 में, मॉर्गन रॉबर्टसन। उन्होंने अपनी एक उनकी नॉवेल थी जिसका नाम था रैक ऑफ टाइटन। उसमें उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया है कि टाइटन जहाज डूबने से रिलेटेड जितनी भी भविष्यवाणियाँ थीं उनके उपन्यास में उन्होंने बताई हैं कि ये हो चुकी थी, और वो टैरो के माध्यम से? वो टैरो के माध्यम से हुई थी। तो टैरो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बोला, टैरो से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना कनेक्ट हैं टैरो से। तो मतलब ये सामूहिक ऊर्जा को भी माप सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, आप सामूहिक ऊर्जा को क्या, आप ऐसी हर चीज़ को माप सकते हैं जो आपके विश्व के मतलब विश्व का के स्तर पे क्या चल रहा है, आप उसको भी तो देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं टैरो से। अभी आपने रिसेंटली अगर कोई भविष्यवाणी की हो? देखिए, मैंने तो बहुत कुछ देखा भी। जो ये प्लेन क्रैश हुआ था वो भी मैंने आपको बताया था, बट हम उसको बोल नहीं पाए उस टाइम पर। मैंने आपको कॉल पे भी बोला था। ऐसी कई चीज़ें हैं। और अभी मैं अपनी भविष्यवाणी आपको बताती हूँ जो मैंने की हैं। देखिए, 2026 में ये समझ लीजिए, जो हमारा वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें तो बहुत कुछ उथल पुथल है ही, ठीक है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे भी देखें अपने, तो हमारे जो देश है, हमारे देश में बाकायदा मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा शिफ्ट है नेतृत्व का। जो हमारी सरकार है उसमें भी नेतृत्व का बहुत बड़ा हस्तक्षेप, हस्तांतरण दिख रहा है। एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं मुझे युग समाप्त होते हुए दिख रहा है। अब 2026 में? हाँ, 2026 से 27 के बीच में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी सरकार ही चेंज हो जाएगी, ऐसा मैंने नहीं कहा। मुझे फेरबदल दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं बिना नाम लिए ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हैं वो स्टैग्नेंट रह कर भी चेंज होंगी। मतलब देश का मुखिया तो नहीं चेंज हो रहा है ना, खुले शब्दों में कहें तो? तो शीर्ष नेतृत्व में चेंजेस हैं, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि सत्ता के केंद्र में जो स्वयं की इच्छा से, मैं ऐसा नहीं कह रही कि किसको कुछ ऐसा, स्वयं की इच्छा से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कोई नया चेहरा आ जाए, और ये भी हो सकता है कि उस चेहरे को कोई पहचानता, मतलब आई मीन इतनी ज़्यादा कोई पहचान ना हो। मतलब ये वो चेहरा हो सकता है जो लाइमलाइट से दूर हो। और ये भी हो सकता है कि कहते हैं ना कि आप हैं सामने, लेकिन आपके पीछे से शीर्ष नेतृत्व उनका ही होगा, पर थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि भाई वो पद से पीछे हटके किसी और को सामने लेकर आए, जो कि लाइमलाइट से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ना रहा हो। दूसरा, एक मुझे एक आशंका या एक दिख रहा है कि बहुत लोग हैं जो हमारे जो मुखिया हैं जो उनके पीछे भी पड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी कि उनको जिस तरीके से सामने लाया जा रहा है, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखाई जा रही हैं। अभी कई एस्ट्रोलॉजर ने दावा किया है कि किसी बड़े नेता का एसेसिनेशन भी हो सकता है। हाँ, ये मुझे लग रहा है, लेकिन हम जिन नेता की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, उनके लिए जो उथल पुथल मची हुई है, जो बातें हैं वो बातें नहीं हैं। जो कोई एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनल ये जजमेंट है कि वो जो भी किया उन्होंने, जो लोगों ने गलत समझा है, जो भी उन्होंने किया है, वो उन्होंने उसमें भी देश का हित चाहा है, ठीक है। उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उससे बिल्कुल सरोकार नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मोदी जी की, उनका उन आरोप प्रत्यारोप से कोई सरोकार नहीं है। आरोप तब लगता है जब इंसान गलत होता है, वो गलत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। कार्ड से आपने कोई संकेत ऐसे देखे थे जी क्या? जी, कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है अभी, लेकिन आपको क्या लगता है? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर घर के बच्चों के लिए परिवार का मुखिया क्या कर सकता है? आप तो ऐसे समझिए, आप ये समझिए कि हम परिवार में हम रहते हैं, हमारे पिता हमारे लिए क्या करते हैं। हमारे पिता अगर जानते हैं कि हमारी क्या कहते हैं, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे सुख सुविधाओं के लिए अगर उनको किसी के सामने झुकना पड़ जाए तो क्या वो नहीं झुकते? बिल्कुल झुकते। अगर किसी के साथ उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ जाए तो क्या वो नहीं करते हैं। अगर किसी को उन्हें पैसे देना पड़ जाए, पैसे लेना पड़ जाए तो क्या नहीं लेते? तो क्या वो बताते हैं बाहर जाके कि मैंने तुम्हारी सुख के लिए ये किया? ये पिता का काम होता है।
तो पिता तुल्य है वो हमारे देश के लिए। तो क्या जो देश के लिए पिता तुल्य है वो ऐसे घृणित कार्य कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं आरोप, मैं बिल्कुल खुले मंच पे ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। उनने अगर कुछ किया है वहाँ जाके। ये आयुष्मा दीक्षित जी अपने सोच से कह रहे हैं या टैरो कार्ड की रीडिंग आपने ये देखी? टैरो कार्ड की रीडिंग मैंने देखी है। मैंने सारे कार्ड, मैं ये जो रीडिंग्स है ना, ये आप ही नहीं ले रहे हैं, मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं। कई सारे बड़े बड़े लोग पूछ चुके हैं, नेता से लेके अभिनेता से लेके जो हमारे संत लोग हैं, वो उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे पूछा है कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो मेरे कार्ड्स ने जो बताया वो यही बताया है। मैंने बिल्कुल कहा है कि हाँ, उन्होंने, हो सकता है कई बार गलत लोगों का हमको साथ देना पड़ता है, तो वो इसलिए नहीं देना पड़ता, हमें उनके साथ हाथ मिलाना है। अगर मान लीजिए पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली हमें उन लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि सागर में रह के तो हम मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते ना। ये चीज़ है। अभी युद्ध के जो आसार दिख रहे हैं, आपके कार्ड क्या कहते हैं? कितने समय तक ये चलने वाले हैं? देखिए, ये तो अभी चलने वाला है। हमारे देश के लिए अगर मैं बात करूं तो जून जुलाई के बाद हमारे देश पे भी कुछ ऐसी आपदा आ सकती है और इसकी संभावना है, लेकिन हम बच जाएंगे। और अगर मैं ये देखती हूँ कि जून जुलाई में क्या अपने भारत देश को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको कुछ अपनी चीज़ें बता दे रही हूँ। जून जुलाई में तो सतर्क रहने की ज़रूरत ही है। डिजिटल ब्लैकआउट जैसा भी कुछ होने वाला है हमारे देश में। ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत होगा, ठीक है। ये आप देखेंगे मई से जुलाई के बीच में स्टार्ट होगा ये और चलेगा, जिसमें डिजिटल ब्लैकआउट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि सारा काम ठप हो जाए, तो हमारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब हमारा सब पर असर पड़ेगा। ये जानबूझ के किया जाएगा, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे डिजिटल पेमेंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, उसमें लोग सोने और चांदी का फिजिकल ट्रांजैक्शंस करेंगे। ये भी होगा, ये भी होने वाला है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं लेकिन हमको दिख नहीं रही हैं, कि मतलब हो रही हैं पर हो रही हैं, उनके बारे में हमको पता ही नहीं है। जैसे अभी ये जो मैटर निकला है, ये अभी निकला है पर हो तो बहुत समय से रहा है। ऐसे कुछ अदृश्य पावरफुल शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमारे देश पे, मैं 5 शक्तियों का नाम नहीं लेना चाह रही, वो हमारे देश पे नज़र गड़ा के बैठी हैं और वो हमारे देश को कैप्चर करने के लिए हैं। और सिर्फ इसमें हमारी जो इस समय केंद्र में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी सत्ता के मुख्य हैं, उनकी दमखम है कि वो उस चीज़ को सामने नहीं आने दे रहे हैं। ये मेरे शब्द मैं चाहती हूँ वहाँ तक भी पहुँचे जिनके लिए ये बातें कही जा रही हैं। क्या ये जो अभी युद्ध की शुरुआत है, ये माना जाए कि वर्ल्ड वार 3 है? ये कह सकते हैं, क्योंकि जो मेरा जो प्रेडिक्शन है, जब राहु और शनि की जो मतलब इसमें युति हो रही है मीन राशि में, जो भी इसका होने की वजह से जो संकट चल रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि एक तरीके से आप समझ लीजिए मास इंसोमेनिया जिसको कहते हैं, कि नींद में चले गए लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और जब नींद से जागे हैं तो नींद ही नहीं आ रही। ये चीज़, ये मेरे शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये संकट आने वाला है जब लोगों की रातों की नींदें उड़ जाएंगी, और ये होगा 2 तरीके से। एक तो जो संकट देश के ऊपर मंडरा रहा है वो है, और दूसरी चीज़ होगी जो डिजिटली और जो ये साइबर अटैक होगा, उसके बाद लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। वो इसलिए भी उड़ेंगी क्योंकि कुछ जो कह सकते हैं ना कि रेज़ होती हैं, जिनको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो रेज़ होती हैं, उसकी वजह से लोगों के दिमाग, दिल, सब पे असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। ये आने वाले जुलाई के बाद सब होने वाला है। तो हमको इस समय सिर्फ मेरा यही कहना है कि हमारा जो स्तर है, हमारा जो देश है, वो बलवान किस चीज़ से है? हमारे अध्यात्म से बलवान है। हम अपनी ऊर्जा को इतना ऊपर के लेवल पर लेकर जाएं कि हमें इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पता ना पड़े। एक एक इंसान को मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगी कि हर इंसान को अपने जीवन में ध्यान को उतार लेना चाहिए। अगर आप ध्यान में उतर जाएंगे तो इन सब चीज़ों का असर काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कार्ड से देख करके प्रेडिक्ट करें कि अभी जो युद्ध चल रहा है, क्या आने वाले 3 महीने में भारत भी इस युद्ध में शामिल होगा?
देखिए आने वाले कुछ समय में भारतवर्ष के ऊपर कहते हैं ना कि दो धारी तलवार लटक रही होगी। उनको हमारे यहाँ कहा जाएगा कि आपको युद्ध में कूदना है, और युद्ध में कूदेंगे भी, लेकिन बड़ी ही सफाई से हम अपने आप को बचा लेंगे। ये मैंने पहले भी कहा था, ये आप बोल चुके हैं, ये मैंने पहले भी सेम कहा शब्द थे था, आपके। फिर से बता रही हूँ कि ये जो वर्ष रहेगा, फिर से कह रही हूँ, ये जो वर्ष रहेगा 2026 से 27 तक, ये हमारे देश के लिए शुद्धिकरण का वर्ष होगा। किसका? शुद्धिकरण का। हमारे यहाँ शुद्धिकरण हो जाएगी, छटनी हो चुकी होगी। जितने खराब लोग हैं, जितने लोग जो ये कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे के सारे कचरे साफ कचरे की, मतलब एग्जैक्टली आप नाउ अभी यू गॉट माय पॉइंट। कौन सा कार्ड आया है जिसकी वजह से आप ऐसा प्रेडिक्ट कर रही हैं? एक बार दिखा दें। जी दिखा देती हूँ। क्या है ये ये? कॉन्शियसनेस का कार्ड है। अच्छा, एक ही कार्ड निकला है, मैंने दूसरा निकाला भी नहीं है। तो इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख गई, इसके ऑरा से ही पता चलेगा कार्ड के कि क्या होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब कचरा साफ़ हो रहा है, और हमारे देश से कचरा साफ़ होना बहुत ज़रूरी भी है ना। तो ये है, बाकी तो देखिए अगला सवाल ले लेते हैं कार्ड से ही। और रीबर्थ, अगेन रीबर्थ का कार्ड है। तो आने वाले जो नेक्स्ट 10 मंथ्स हैं, 10 महीनों में हमारे देश का रीबर्थ हो रहा है। फिर से कह रही हूँ, ये शुद्धिकरण का वर्ष है, दोबारा आ रहा है, मतलब ये रीबर्थ है हमारे लिए। और ये हमारे देश का जो पुनर्जागरण होगा, देश का जो पुनरुत्थान होगा, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये वैश्विक स्तर पर एक टक्कर देगा। वैश्विक स्तर पर हम एक कॉम्पिटिटर वैसे ही हम कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर हम बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। हमारे यहाँ कुछ, आप कल्कि अवतार का नाम सुने हैं, ठीक है ना। आप ये देखिए, सब इनका अवतार हमारे ही देश में क्यों हो रहा है, हम कहीं और क्यों नहीं हो रहा। इस पर ही सवाल ले लेते हैं ना, कि इस पर देखिए बहुत सारे मत हैं, 3 मत हैं अभी। एक कल्कि अवतार हो चुका है, एक कल्कि अवतार होने वाला है, और एक कल्कि अवतार मतलब अभी 8 से 10 साल की एज में है, और 2026-27 में वो पूर्ण रूप में सबके सामने आ जाएंगे। इस तीनों में आपका क्या मत है, या इस तीनों से अलग है? कार्ड क्या कहते हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इस पॉडकास्ट में हमको कल्कि अवतार के बारे में बात करना चाहिए? मैं पूछ रही हूँ। देखिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि आपने जिक्र किया है तो इट मीन्स कि हाँ, गॉड विल बी चॉइस, कि शायद वो चाहता है कि हाँ ठीक है, हम इस विषय पर बात करें। आपके मंच पर आकर मैं कई बार निशब्द हो जाती हूँ। देखिए, अभी तो कल्कि अवतार नहीं हुआ है। अच्छा, जिसको कल्कि अवतार कहा जा रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। कल्कि अवतार अभी नहीं हुआ है, अभी टाइम है। और जब वो, मैं ये भी आपके पॉडकास्ट में, अगले पॉडकास्ट में बिल्कुल बताऊंगी। अभी बताना मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं रुकूं इस चीज़ को, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कल्कि अवतार नहीं हुआ है। कल्कि अवतार को कहने का मतलब ये है कि जो उनके सहायक हैं, ठीक है, उनके साथ की जो उनकी सेना होगी, जो उनकी सेना है, जो उनकी फौज है, वो टीम तैयार हो रही है, वो टीम पैदा हो रही है, ठीक है। हम और आप भी हो सकता है उसी टीम के पार्ट हो, अगर हमारे कर्म अच्छे रहे तो ये जो कुछ लोग हैं, ये पैदा हो चुके हैं। कल्कि अवतार की टीम के 4 लोग पैदा हो चुके हैं, जो 4 लोग मतलब उनकी टीम में रहने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरी बातें बताऊंगी। काफ़ी कुछ मुझे अंतर्ध्यान मतलब ध्यान में जाकर, मैं जो अपने अवचेतन मन में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताने का मन है लेकिन नहीं बताना चाहती। इससे एक सवाल और थोड़ा सा अगली कड़ी में जोड़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं, फिर उससे नेक्स्ट कनेक्ट होगा जी, कि क्या हनुमान जी अभी सशरीर पृथ्वी पर मौजूद हैं? फिर हम इससे अगला कनेक्ट करेंगे कि क्या कल्कि से वो ज्वाइन होंगे। हनुमान जी अपने सशरीर मौजूद हैं, ठीक है, और वो अपनी प्रौढ़ावस्था में है, ठीक है, काफ़ी मेच्योर लेवल पे हैं वो। और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके दर्शन कई बार किए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल किए होंगे। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मंच बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, पब्लिकली हैं, लोग स्वीकार्यता नहीं होती। कई लोग फिर कमेंट्स भी करते हैं कि अच्छा ये मुझे वैसे भी, आपको पता है, मैंने आपसे पहले भी कहा, मुझे लोग की मैं रह के पसंद आता है। वो तो मैं देखता हूँ कि आप कुछ सवालों को अवॉइड करती हो तो हम ज़बरदस्ती ले लेते हैं। लेकिन हनुमान जी हैं, हनुमान जी के दर्शन भी अगर आप
वाकई में सच्चे मन से कभी पुकारेंगे ना तो आपको साक्षात दर्शन देंगे और आप समझ पाएंगे, बिल्कुल आपको ये जानने में सेकंड नहीं लगेंगे कि ये आपको हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। और उनके कोई गण नहीं आएंगे कि कोई गण आए हैं, वो हनुमान जी ही आपको दिखेंगे। अगर आपने कभी सच्चे मन से एक बार पुकार लिया ना, वो आ जाएंगे। आई होप वो दिन जल्दी आए। आपको मैं एक रेमेडी बताऊंगी इस पॉडकास्ट के बाद। मैं व्यूअर्स को भी बताऊंगी, अगर वो जानना, अगर उनको इच्छा अगर है। बता सकती हैं तो पब्लिकली बता दीजिए, मैं भी जान जाऊंगा, मेरे दर्शक भी जान जाएंगे। देखिए, आप लोग सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी व्यूअर्स से कि जब भी आप लोग सुबह उठते हैं, आप कुछ भी हैं, कोई भी है, हनुमान जी को एक आप एनर्जी मान लीजिए। किसी धर्म विशेष से आप उनको मत जोड़िए। आप ये मान लीजिए कि वो कुछ है, कोई शक्ति है, कोई दिव्यता है, कोई एक एनर्जी है। उनको उठ के सुबह आप सबसे पहले उठ के उनको बोलिए जय श्री राम जी हनुमान जी। जब आप उनको भगवान श्री राम के द्वारा संबोधित करेंगे और सुबह उठ के सबसे पहले अपने माथे पे, फोरहेड पर आप जब श्री राम लिखेंगे, ठीक है, अच्छा। श्री राम, बस कुछ मत कीजिए, आप पूरे दिन जो करना है कीजिए, सिर्फ श्री राम को आपने यहाँ बसा लिया, मतलब आपका मस्तिष्क में श्री राम बैठ गए, आपके भाग्य में श्री राम आ गए। और जिसके भाग्य में श्री राम है उसके भाग्य में हनुमान जी होंगे ही होंगे। बड़ी बात कह रही हैं, भावनात्मक रूप से। लेकिन इस सवाल को हम वहाँ से कनेक्ट करना चाहेंगे कि क्या कल्कि अवतार में हनुमान जी भी सहायक होंगे उनकी टीम के? देखिए, कल्कि अवतार में हनुमान जी बिल्कुल सहायक होंगे। जो आप कह सकते हैं कि जो एक जिनको कह सकते हैं आप सलाहकार जो होते हैं, जो मेन सलाहकार होते हैं, जिनको हर चीज़ दिख रही होती है, जो बहुत, क्योंकि वो बहुत फारसाइटेड हैं, हनुमान जी जो हैं बहुत फारसाइटेड हैं, बहुत दूरदर्शिता रखते हैं। तो बहुत दूरदर्शी होकर वो अपने और मतलब अब ये तो पूरी टीम है, हनुमान जी को तो रहना ही रहना है। वो तो उसमें है ही। वही कहते हैं ना कि अतुलित बलधाम है वो, उनको तो रहना ही है। उनके बिना कैसे पूरी जगह, उनके सानिध्य में रहकर बहुत सारे ऐसे काम होंगे इस पूरे उसमें, जो हम सोचते हैं कि पर्टिकुलरली कुछ ऐसा होगा कि बिल्कुल युद्ध हो रहा है, ऐसा नहीं। ये सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अवतार अभी नहीं हुआ। इस चीज़ को तो मैं नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरी ऐसी प्रेडिक्शंस रही हैं जो भी, कि अवतार में अभी समय है, लेकिन उनके सहायक जो है, उनकी जो टीम है वो स्टार्ट हो गई है बनना, फॉर्मुलेट होने लगी है, जिनमें से कुछ लोग सशरीर हमारे आसपास हैं और हम उनको नहीं पहचान रहे। अच्छा। हाँ, उन्हीं के टीम के लोग हैं। आपने बहुत गूढ़ बातें करने के लिए हमारे पास, और बहुत कुछ कहा जा सकता है। आपको शायद ये पता है कि नहीं है कि कितनी डायमेंशंस में एक ही व्यक्ति कितने डायमेंशंस में होता है ना। तो जब वो उस दूसरी डायमेंशंस में है, या जैसे मान लीजिए कि आपने संभाला का नाम सुना होगा, ठीक है, संभाला, जिसको कि आप बताइए मुझे एक दो बार मैंने पढ़ा है, लेकिन आप थोड़ा सा इसका डिटेलिंग कर दें। संभाला एक जो जगह है जिसके बारे में आपने, अच्छा, आप किन किन नामों से जानते हैं संभाला को? संभाला को एक नाम और आया था, कुछ गुप्त करके था, कि ये ऋषियों की वो जगह है जहाँ पर एक दूसरे चेतना स्तर पर जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ पर वो अब आपने सुना है, आपको मैं कोरिलेट कर रही हूँ, ठीक है, कि संभाला और जो जगह बताई है कल्कि जी के अवतार की, वो कौन सी बताई है? संभलगढ़। यस। ये संभाला नाम क्यों रखा गया है? यस। ये क्यों कहा जा रहा है? वो ये ऑलरेडी वो वाला वहाँ पर है। ये यूपी वाला संभल नहीं है। ये वो संभल नहीं है, ये वो संभल है जहाँ पर लोग ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे यहाँ पे आने का। वो सूक्ष्म शरीर में सब मौजूद हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारे तुम्हारे जैसे कई लोग मौजूद हैं, जो हम सशरीर बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे सूक्ष्म शरीर में, ठीक है, वहाँ से सूक्ष्म शरीर से यहाँ के हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर समवन। जिस दिन उनका इंतज़ार ख़त्म होगा वो सशरीर नीचे आ जाएंगे। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर कल्कि अवतार। तो ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको नाम भी बताती हूँ थोड़ा सा। सिद्धाश्रम, जिसको हम कह सकते हैं कि सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, शांग्रीला और शंभाला, ये सब एक ही जगह के नाम है। हिमालय के पास बताया जाता है, लेकिन वो ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ पर लोग बिल्कुल अदृश्य होकर सूक्ष्म शरीर में कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के बाद वो लोग धरती पर भी आए हैं, सशरीर हैं,
और यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए जो यहाँ के माहौल को करेक्ट रखें। इसीलिए वो लोग यहाँ चुपचाप से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि वो इंसानी तौर पर हैं, जबकि हकीकत ये कि वो वहाँ से भेजे गए हैं, उन्हें किसी काम के लिए यहाँ भेजा गया है, वो यहाँ कर रहे हैं। जिस दिन कल की अवतार होगा, वो सारे लोग जो अभी ज्ञानगंज में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, सारे लोग सशरीर आ जाएंगे। और ये ऐसी जगह है जो अब आप ध्यान में पहुँचते हो ना, तो ध्यानी व्यक्ति ही देख सकता है, सूक्ष्म या नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। हालांकि अभी जो आप बात बता रही हैं, मुझे लगता है इसको समझने के लिए भी चेतना का अलग स्तर चाहिए। बिल्कुल, बहुत स्तर क्या मतलब, आप ये सोचिए कि जब तक आपके चक्र पूरे जागृत नहीं होंगे, आप पहुंच ही नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, आप इस शब्द का मैं क्या आपको समझाऊं, इस शब्द का मतलब नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, एक बात आपने पिछले पॉडकास्ट में बताई थी कि आपने किसी अलग डायमेंशन से आए हुए व्यक्ति को जो है आपने रिलेट किया था या कुछ उनकी रीडिंग की थी। मैंने एक, मेरे पास अभी मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, आप बोलेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगी स्क्रीनशॉट। मेरे पास में ऐसे भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो कि मुझे बोल रही हैं कि मैंने इस व्यक्ति को मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ, मैंने इनको देखा नहीं है, ये मेरे साथ हैं और ये कोरिया के हैं, ये मेरे ट्विन फ्लेम में हैं और इनका ये नाम है और वो मुझसे बातें करते हैं, लेकिन वो शरीर में नहीं है और वो ऐसा भी नहीं कि कोई आत्मा है, ये भी नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है, क्या वो किसी और प्लेनेट से मेरे पास हैं? तो ऐसे लोगों की रीडिंग मेरे ख्याल से नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर्स, मतलब मेरे को समझ नहीं आता वो क्या बताते होंगे। मैं तो हिल गई ये बात सुन के। और जब मैंने वो फ़ोटो देखी तो मैंने उनको पूछा कि ये आप, और वो यहाँ की नहीं थी। तो फिर फोटोज़ कैसे आ गई? फ़ोटोज़ उन्होंने बनाई हैं। अच्छा, फ़ोटोज़ बनाई हैं और वो इंडिया से बाहर की किसी देश की हैं, और वो जिनको देख रही हैं वो भी किसी और देश के हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर कोरिया के, वो जिनकी फ़ोटो भेजी उन्होंने कहा ये उत्तर कोरिया में थे, है ना, और वहाँ से ये आए हैं। तो मैंने उनको बोला ये उत्तर कोरिया में कैसे पहुँचे, तो उनका कोई बर्थ उत्तर कोरिया में था। तो ये इनको अदृश्य रूप से दिख रहे थे काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से। तो मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि ये झूठ बोल रही हैं या कुछ इनका इल्यूज़न है या कुछ मानसिक कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है। लेकिन जब मैं रीडिंग में गई तो मुझे बहुत सारी परतें खुली कि वो व्यक्ति मौजूद है इनके साथ, वो इंसान है इनके साथ मौजूद। ओके। और ये जो है ये बहुत ऊंचे लेवल पे ध्यान कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही। मैंने इनको समझाया कि आप ध्यान के अलावा आप आध्यात्मिक स्तर आपका अच्छा है, लेकिन इससे बाहर आओ आप। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मल लोग सोचेंगे तो वो किसी दूसरे डायमेंशन से व्यक्ति हैं जो इनके कांटेक्ट में हैं। ये दूसरे डायमेंशन से वो यहाँ आए हैं और इनको उनका दिखाई दे रहा है सब कुछ। अभी हम कौन से डायमेंशन में हैं? हम तो बैठे 3rd डायमेंशन में। और वो कनेक्टिविटी किस डायमेंशन की थी उनकी? वो 5th डायमेंशन की थी। और वो स्वयं 3rd डायमेंशन में है? वो स्वयं 3rd डायमेंशन में है। और 5th डायमेंशन का बंदा उनको दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे डायमेंशन चेंज है। वो उस डायमेंशन में पहुंच चुकी हैं। तो जो उस डायमेंशन में पहुंच जाता है फिर उसको सच मानने लगता है। अब जैसे नॉर्मल कोई इंसान बाहर से आएगा तो उसको नहीं दिख रहा, बट वो कोई आत्मा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा है, शरीर है, बट वो डायमेंशंस का फ़र्क है। ठीक है, इसको सो कॉल्ड टाइम ट्रेवल कह सकते हैं? नहीं, इसको टाइम ट्रेवल नहीं कहेंगे, इसको टाइम ट्रेवल नहीं कहेंगे। उनका कुछ कनेक्शन है जो पूरा करने के लिए आए हैं, उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का भी नाम दे रहे हैं, तो कह सकते हैं। लेकिन मल्टीवर्स का नाम आपने सुना होगा, है ना? इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। तो उसमें होता है कि एक इंसान एक ही समय में कई अलग अलग यूनिवर्सेस में होता है। और आपको पता है ना कि जो पृथ्वी है वो बहुत कितनी सारी पृथ्वी है, हर जगह पे आप और हम मौजूद हैं। गीता में भी उल्लेख है वही। अगर मेरा कई ब्रह्मा है, कई विष्णु। एग्जैक्टली, मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि गीता को जो पढ़ने लग जाएगा ना, उसको वैसे ही सब समझ में आने लगे। गीता एक ऐसी हमारा इतना बढ़िया ग्रंथ है कि गीता के ज़्यादा नहीं, आप 5 श्लोक रोज़ पढ़िए। गीता के सिर्फ आप 5 श्लोक पे पढ़िए रोज़, आपके जीवन में सब वो सारे चेंजेस आने लगे कि जो आप चाहते हैं। किसी ज्योतिषी की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर होके हमेशा हर इंसान को समझाती हूँ कि आप गीता पढ़ना शुरू तो करो। गीता नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, आपको रामायण पसंद है तो रामायण पढ़ लो, 1 चौपाई पढ़ लो, 2 चौपाई पढ़ लो। एक आपको पता है एक चौपाई है, आपने भी सुनी होगी, कितनी बढ़िया चौपाई है। जब भी आप किसी काम के लिए जाओ, नहीं कोई काम हो रहा, नहीं कुछ हो रहा, तो हम उस चौपाई को पढ़ के हमेशा अपने काम करते आए हैं। तो क्या साधारण लोग उस चौपाई को नहीं पढ़ सकते?
प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी हृदय कौशल राखी पुर राजा, कौशल है ना। पुर तो जब आप इस तरीके की जब आप पढ़ने लगते हैं ग्रंथों को, तो वो जो चौपाई है उनकी ऊर्जा समाहित होने लगती है, महसूस होने लगती है। तो जब भी कभी आप उसको पढ़ेंगे तो पहले से उसकी ऊर्जा हमारे पास है, तो वो 200% काम करेगी। देखिए, अभी आपने निश्चित तौर पर हमें जो भी सारी बातें बताई है बेहद चौंकाने वाली हैं और समझ में कम आने वाली भी है, ये भी हम कहें, क्योंकि इसके लिए चेतना का बिल्कुल अलग सा स्तर चाहिए। हम तो भौतिक जगत में जीते हैं, भौतिक सुखों की चाहत में रहते हैं। जी जी। तो सबसे पहला यही, चूँकि हम टैरो कार्ड रीडर हैं, आप तो हम चाहते थे कि टैरो से ही आप सारी चीज़ों को बताएं। तो सबसे पहले ये बताइए कि भौतिक जगत में सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए क्या सभी उपाय और यस या नो या हमारी लाइफ की सारी प्रेडिक्शंस टैरो से की जा सकती है? जी, आप जो भी प्रेडिक्शंस चाहते हैं सारे प्रेडिक्शंस टैरो से किए जा सकते हैं। हालांकि लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शन इसीलिए किए भी थे ताकि लोग समझ सकें कि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी भी, लाइव भी मैंने आपको करके दिखाया था। इस बार भी आप कहेंगे मुझे कोई किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है। टैरो से आप हर चीज़, मैंने कहा, जान सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आपका ऊर्जा का स्तर अच्छा है, आपका आध्यात्मिक स्तर अच्छा है, तो कार्ड्स आपको खुद आके बताएंगे, बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे। कार्ड्स एक पिक्चर फ्रेम कर देते हैं कि ये चल रहा है इसके जीवन में। तो कार्ड तो एक ही है, ठीक है, कार्ड एक ही है, लेकिन उसमें पीछे आपको पिक्चर चलती हुई दिखने लग जाए जिस दिन, उस दिन आप समझ लेना कि अब आप। मुझे लगता है, देखिए, 3 बड़ी समस्या लोगों के साथ रहती है जी। एक स्वास्थ्य की, एक रिलेशनशिप की और एक आर्थिक उन्नति, अर्थ की। तो हम चाहेंगे कि ये तीनों हम प्रैक्टिकल करके ही देख लें। सबसे पहले तो आप ये अपने कार्ड से ही देख लीजिए कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति अभी कैसी है और क्या फाइनेंशियल ग्रोथ है, या फाइनेंशियल ग्रोथ तो है लेकिन क्या फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी भी है। आपने तो पिछली बार भी अपने लिए पूछा था। नहीं, ये सवाल शायद नहीं किया था मैंने, ये क्योंकि सवाल नहीं आप किया। मुझसे मिल जाती तो मुझे फ्री में क्या रीडिंग लेने का मौका मिल जाता है। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो 3 महीने बाद बहुत अच्छी स्टार्ट हो रही है। आपने अभी लास्ट 6 मंथ्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, फाइनेंशियल भी किए हैं और वैसे भी किए हैं, ये कार्ड से दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जो आगे आने वाला 3 महीने हैं, इसमें आपके पास में या तो आप कंटिन्यूसली आप भी कुछ पूजा पाठ ध्यान करते हैं और आपकी सोच अच्छी, कर्म अच्छे हैं, जिसकी वजह से कोई फीमेल, कोई फेमिनाइन एनर्जी आपको गाइड करने वाली है और अच्छे लेवल पे करने वाली है। 2 लोग आपके जीवन में हैं जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, जिसमें से एक फीमेल है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब बहुत ही, कहते हैं, हर चीज़ का उनको शौक़ है, अच्छे से रहना, अच्छे से बोलना, अच्छी चीज़ें पहनना और ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। और कह सकते हैं आप कि उनका रहन सहन हर चीज़ बहुत उम्दा लेवल की है, अच्छे लेवल की है। ये जो महिला हैं, ये और आपके साथ में एक और मुझे, मतलब 2 लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो बेहद खुश हैं, बहुत अच्छे वेल विशर हैं, हमेशा चाहते हैं, और जब भी आप कुछ करते हैं तो वो मन बहुत खुश होते हैं, आपको आशीर्वाद भी देते हैं और आपको धन्यवाद भी देते हैं। हो सकता है आपके रिश्ते में हो, 2 लोग मेन है तो बहुत सारे। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपकी लेग पुलिंग में लगे हैं, लेकिन 2 लोग फिर से कहूँगी जो आपकी लेग पुलिंग में बुरी तरीके से लगे हुए हैं। वो इस चीज़ से परेशान नहीं है कि आपके पास में पैसा आ रहा है, इस चीज़ से परेशान है कि आप ग्रो कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ आप कर रहे हैं वो ग्रो कैसे कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, इतना कॉन्फिडेंट होने के लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं, वो इस चीज़ से परेशान है। मैं रेमेडीज़ इसमें बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एक रेमेडी देती हूँ जिसके लिए आप पैसे के लिए कभी परेशान नहीं होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो 2 लोग हैं, आपको इनके बारे में सोचना नहीं सोचना इनके बारे में नहीं सोचना। जो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, हमें उनके बारे में सोचना। जो बुरा सोच रहे हैं, उनके साथ हमें कोई कर्मा नहीं बांधना, वो उनके कर्म है, वो बुरे सोच रहे हैं, हम नहीं सोचेंगे ऐसा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं अभी बता रही हूँ। अगर आप अच्छे होंगे तो ये रेमेडी आपके ऊपर 1000% वेरी वर्क करेगी, और अगर आप ख़राब होंगे तो नहीं वर्क करेगी। आप लिख लीजिए, आपको क्या करना है, डेली सुबह उठा करो आप, ठीक है। सुबह उठते ही साथ हम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करते हैं। मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब अपने हाथों को देखा कीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये जो हाथ हैं, ये हमारे कर्म और भाग्य के हाथ कहलाते हैं। अगर हम इसमें सुबह सुबह उठ के अपनी जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, और इसी दर्शन के साथ अगर आप इसमें अपनी आज की दिनचर्या,
ये मैंने अपने जो मेरा चैनल है सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी उसमें बताया है, ये वीडियो में बताया है जी। कि जो दिनचर्या है, सुबह उठ के आपने दिनचर्या देखी, आज के दिन में मेरे पास 2 करोड़ आने वाले हैं, और उसको विजुअलाइज कर लिया बिना कुछ कहे, ठीक है, बिना कुछ कहे आपने विजुअलाइज कर लिया कि मेरे पास आज 2 करोड़ आने वाले हैं और आ रहे हैं और आ चुके। पहली स्टेज में आपको विजुअलाइज करना है कि आने वाले हैं, तो यू आर गेटिंग हैप्पी, मन गूज़बम्स आ रहे हैं कि वाह यार 2 करोड़ आज कैसे आ रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ आ रहे हैं, तो आप खुश हो रहे हैं कि अरे 2 करोड़ तो सच में आ रहे हैं। फिर लास्ट में आपको देखना है कि 2 करोड़ आ चुके, तो आप क्या फील कर रहे हैं। वो 2 करोड़ आने के बाद 2 महीने बाद आपने क्या इस्टेब्लिश कर लिया उन 2 करोड़ से, आप वो विजुअलाइज कीजिए। वो एक ही चीज़ को आप रोज़ विजुअलाइज करेंगे, सूनर और लेटर वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। अब ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। ये करने के साथ अब इन्हीं दोनों, क्योंकि ये जो हाथ है हमारे, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा कह सकते हैं आप, हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं ये हाथ, ठीक है। इन हाथों में ये होता है मेरे हिसाब से, जो लोग, मैं पामिस्ट्री भी जानती हूँ, लेकिन मैं कैसे उसको बताती हूँ लोगों को पामिस्ट्री में भी, मतलब मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं आती। मैं सिग्नेचर देख, कई बार लोगों के सिग्नेचर भी मंगा लेती हूँ, कई बार लोगों के पता नहीं क्या क्या मंगाती हूँ, उनके घर से, उनसे कहती हूँ आप अपने घर की वो लेकर आओ धूल की, मैं देखूँ आपके घर में क्या है। तो हाथ भी मंगाती हूँ कई बार फ़ोटो। ये जो होता है सीधा हाथ मेरे लिए, राइट हैंड जो होता है कर्म का होता है। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ इसी से कर रहे हैं। तो ये क्या है? काम करने वाला हाथ है, ये हमारा कम काम करता है। तो ये क्या हुआ? भाग्य का हाथ हुआ। तो जब भाग्य और कर्म मिल जाते हैं तो हमारी जीवन की पटरी, जो कहते हैं ना, जीवन की जो गति है वो सही रहती है, ठीक है। अगर भाग्य सही है और कर्म सही नहीं, या कर्म सही है भाग्य सही नहीं, तो गड़बड़ होता है डिसबैलेंस होता है। ये चीज़ मानते हैं। हमको क्या है, जो भाग्य में है हमको वो कर्मों से पूरा करना है और अच्छे कर्म करने हैं ताकि और अच्छा भाग्य बने। आपने देखा होगा लोगों की रेखाएं बदलती हैं, वो क्यों बदलती हैं? क्योंकि हम कर्म बदल देते हैं। अब अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो आप देख रहे हैं ये मेरा कर्म का हाथ है। इसमें आप भाग्य रेखा सीधी देख रहे हैं, ये भाग्य रेखा होती है, ये स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब मेरा भाग्य अच्छा है। अब ये मेरा भाग्य का हाथ है, ठीक है, इसमें लाइन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, नहीं दिख रही ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैं भाग्य लेकर नहीं आई थी, लेकिन मैंने कर्म किए जिससे मेरा भाग्य उज्जवल हो गया, बन गया। तो अब हमको क्या करना है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारा कर्म का हाथ है, ये भाग्य का हाथ है। रोज़ सुबह ये करने के बाद आपको इन दोनों हाथों को मिला लेना है। अब देखिए, आप जब इन हाथों को मिलाते हैं तो मेरे हाथ ऐसे मिले हुए हैं। इसको क्या विजुअलाइज़ करना है कि ये जो हाथ है ये मेरा कर्म का है, ये जो हाथ है मेरा भाग्य का है। अब ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, और ये मेरा ईश्वर है। अगर आप ईश्वर से कुछ चाह रहे हैं तो जब आप इसको मिला लेंगे, जब ये मिल जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है। ओके। ये जब मिल जाएगा और जब आप आंख बंद करके उनको बोलेंगे कि थैंक यू सो मच भोलेनाथ, थैंक यू सो मच आर्कएंजल, थैंक यू सो मच जीसस, थैंक यू सो मच, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म के, अगर आप ये बोलेंगे थैंक यू सो मच दैट, ये ज़रूर लगाइएगा अपनी विश में, थैंक यू सो मच दैट यू हैव फुलफिल्ड माई विश। आपकी जो भी विश हो, जो भी आप जानते हैं, चाहते हैं करना, पूरा करना चाहते हैं, उनको बोलिए कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। ये जैसे ही आप बोलेंगे तो वो विश पूरी हो जाएगी। ये हर कोई कर सकता है? मेरे हर कोई कर सकता है। ये हर वो इंसान कर सकता है जो चाहता है कि जीवन में कुछ परिवर्तन हो। अब इसको हम पैसे से कैसे जोड़ें? अब आप मुझसे पूछ रहे थे पैसे की रेमेडी, इसी को पैसे से जोड़िए। ये तो हो गए आप, ठीक है, ये हो गया पैसा। मान लीजिए ये पैसा एनर्जी फॉर्म में होता है, तो पैसा क्या है? एनर्जी है। एनर्जी हमारे हाथ में है। इसको मान लो कि ये एनर्जी है और इसको बस आपने हाथ को जोड़ा और ये सोचा कि ये एनर्जी मेरे से मिल गई आके। बड़े शिद्दत के साथ कीजिएगा और बहुत जज्बे से कीजिएगा। अगर आप में जज्बा है, जुनून है इसको रोज करने का, तो आप देखेंगे पैसा बरसने लग जाएगा। ये मिलेनियर्स कोई अलग से थोड़ी ना कुछ करने लगते हैं कि वो कोई पूजा पाठ और यही सब कर रहे हैं। ये तो हम सब भी कर रहे हैं, साधारण लोग भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है, अब जिसको पैसा चाहिए, जैसे मेरे जैसे लोग संतुष्ट हैं, जो लोग हैं जिनको नहीं मुझे कुछ करना है, पैसा चाहिए, तो हमको ये करनी चाहिए रेमेडी कि हमको इसको बंद करके, आंख बंद करके धन्यवाद देना है यूनिवर्स को, परमपिता परमेश्वर को। थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन मी सो मच, या दिस एंड दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, जो भी आपका पैसा है। बाकी वो तो पर्टिकुलर अमाउंट भी डिसाइड करना है। हाँ, ऐसा नहीं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जैसे मैं देती हूँ कि आप ये लिख लो, वो कर लो, वो तो करना ही करते ही हैं, वो तो मैं पर्सनल रीडिंग में बहुत सब कुछ बताती हूँ। लेकिन ये जो है, ये आप
चलते फिरते कर सकते हैं। इसमें आपको ना तो लिखना है, ना कुछ सोचना है, ना बैठना है, ना कहीं मंदिर जाना है, मस्जिद जाना, कुछ नहीं करना। सिर्फ हाथ जोड़ना है और आपको उनको बोलना है कि आप, और इसके बाद आप विजुलाइज करेंगे कि अब ये सवेरे सवेरे ये आपके पास आ गया पैसा, ठीक है। पहले तो आपने मांग लिया, फिर इसको कनेक्ट भी कर लिया, यूनिवर्स को धन्यवाद दे दिया, यूनिवर्स तक मैसेज पहुंच गया कि भाई पैसा तो ये मांग रहा है, अब तो मुझे देना पड़ेगा। आप यूनिवर्स को जो मांगोगे वो देगा। एक चीज़ का यहाँ पर हमेशा ध्यान रखा कीजिए, जो लोग भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स बताते हैं, मेरे पास में मैनिफेस्टेशन की अलग ही थ्योरी है और मुझे नहीं पता मेरे को कहाँ से आई, मुझे बस आई है कहीं से। मुझे ये समझ में आता है कि मैनिफेस्टेशन कभी भी नेगेटिव में वर्क नहीं करता, कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा या ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। एक चीज़, क्योंकि वो शब्दों में नहीं, स्पंदन में काम करता है। एग्जैक्टली अब कई लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बोलते हैं कई लोग कि मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, यूनिवर्स पलट के उस इंसान को झूठा जरूर ठहराता है। राइट। क्यों? यूनिवर्स कैच कर रहा है कि आप यूनिवर्स को ये बताना चाह रहे हो कि मैं सच, हमेशा सच बोलता हूँ, तो यूनिवर्स पे हमेशा नेगेटिव में जाएगी वो बात। आप क्यों बोल रहे हो मैं हमेशा सच बोलता हूँ? आपको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप यूनिवर्स को इस तरीके के मैसेजेस कन्वे करोगे तो यूनिवर्स हमेशा उसको नेगेटिव में लेगा। तो आपको हमेशा थैंकफुल होकर बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे सच बोलने की शक्ति दी। ठीक है, सच बोलता हूँ कहोगे तो हमेशा यूनिवर्स आपको नेगेटिव में लेके जाएगा और अगली बार आप झूठे ठहराए जाओगे। तो जितने भी झूठे लोग होंगे ना, आप मुझसे लिखवा लो आज, जितने झूठे लोग होंगे जो आपके इर्द गिर्द होंगे वो आपको ये बोलते हुए पाए जाएंगे कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ और सच की कसमें खाएंगे। सच की कसमें खाएंगे, तुम्हारी कसम, मेरी कसम, इसकी कसम। वो तो और कसम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जब आप सच हो, सत्यता को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, क्यों कसम खानी है? ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन करें तो आप हमेशा ये देखिए कि हमको एक सीध में चलना है। हमको बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, बिचिंग, इन तीनों से बचना है। हम बैक बाइटिंग करते हैं, आपको पता है हम कितने सारे अपने ग्रह खराब कर लेते हैं। ठीक है, लोग ये कहते हैं कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी सिग्नल पे, 2 व्हीलर पे थे। वो बोलती अरे जंप कर लेते हैं यार, लेट हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं सूर्य खराब होगा। अच्छा। तो वो हंसने लगी, ए यार क्या इसमें क्या सूर्य खराब होगा। तो मैंने कहा यही सब चीज़ें लोग नहीं समझते। अब आप सिग्नल जंप करोगे आपका सूर्य खराब होगा, सूर्य खराब होगा तो आपकी बाकी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, आपको आँखों से संबंधित समस्या हो जाएगी, आपके पिता से संबंध खराब हो जाएंगे, आपको प्रशासनिक कुछ परेशानी आएंगी, क्योंकि सूर्य प्रतिनिधित्व करता है आँखों का। आप देखना जिसके सूर्य खराब होगा उसके जरूर चश्मा लगा होगा उसको। तो इसमें सूर्य क्यों खराब होगा? ये तो न्यायिक शनि है ना? नहीं नहीं नहीं, जो स्ट्रीट लाइट्स होंगी वो प्रशासन को करती है। प्रशासन किससे चलता है? सूर्य। प्रशासन। तो सूर्य किससे जुड़ गया? सीधे सीधे। ये छोटी छोटी चीज़ें, अब इसमें क्या, इसमें समझने की चीज़ है, छोटी सी बात है। शनि तो अलग ही काम करता है, शनि का नेचर बिल्कुल अलग है। शनि तो एक तरीके से कमांडर है, शनि तो अपना काम धीरे धीरे करता है। शनि जिसके शनि होता है ना, उसको थोड़ा सा वो स्लो होता है। सूर्य जिसका होता है वो प्रबल होता है, वो बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। ये पूरा एक वैदिक हमारा सब हो जाएगा। आयुष्मा जी देखिए, आपके इस चर्चा के दौरान हमें लगता है कि हमने वर्सटाइल चीज़ों को जो है कवर किया है। हालांकि हम सिर्फ टैरो पे बात करने वाले थे, लेकिन आपने पिछले कालखंड में भी जा कर के बात की। हमने कई ऐसे डायमेंशंस के बारे में भी बात की, हमने पास्ट कर्मास के बारे में भी बात की, और प्रेजेंट जो अभी युद्ध और तमाम ऐसी अस्थिरता चल रही है उस पर भी हमने बात की। लेकिन अब हम चाहेंगे कुछ सवाल को हम बहुत कम समय में सिर्फ टैरो कार्ड से कट टू कट आप जवाब देते जाएं। और चूंकि ये सवाल मुझे लगता है आज के समय में पूछना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहला सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं, चूंकि विश्व युद्ध जैसी स्थिति अभी चल रही है जी। क्या 2026 में अभी लगभग 11 देश जो है उस युद्ध में शामिल हो गए हैं, क्या इस युद्ध में 2026 के आखिरी तक 25 से 30 देश इसमें शामिल हो जाएंगे? मैं बता देती हूँ आपको। इसमें आगे जाके बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स होने वाली है। 7 देश इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिकली चीज़ें ज़्यादा रहेंगी जितना कि हम समझ रहे हैं। और ये गेम जो है, ये इसको आप कह सकते हैं माइंड गेम ज़्यादा होगा, क्योंकि लेकिन हमारा जो देश है
मैं अभी उन देशों की बात करूंगी 25 से 30 देशों के बारे में। पहले मैं अपने देश की बात कर दूं कि हमारा देश एक ब्रेक थ्रू कंडीशन में आएगा। वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है कि आने वाले 9 से 10 महीनों में हमारे देश की स्थिति बिल्कुल कह सकते हैं आप एकदम से ब्रेक थ्रू होगा। मतलब आप अपनी शैल से भारत बाहर आएगा। एक पुनर्निर्माण जिसको कह सकते हैं हर चीज़ पुनर्गठन पुनर्निर्माण और नया एक जन्म कह सकते हैं आप देश के लिए होगा, जो मैंने अभी पहले भी कहा था। दूसरी चीज़ 25 से 30 देश शामिल होंगे। मुझे इसमें 28 देश दिख रहे हैं टोटल। 28 देश हाँ कंट्रीज़ होंगी, जिसमें से 8 कंट्रीज़ की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। ओके तो ये आने वाले 7 महीनों में बहुत सारी काया पलट हो जाएगी। वो ऐसी काया पलट होगी जिसमें भारत को छोड़कर कई और भी कुछ देश हैं, 3-4 देश होंगे जिन पे इतना असर नहीं आएगा, लेकिन मिनिमम 7 देश ऐसे हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और उनका पेशेंस लेवल चेक किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी यहाँ पेशेंस लेवल अभी रिसेंट में एक देश के साथ आपको याद है ना चल रहा, ऐसा ही पेशेंस लेवल चेक किया जाएगा। एक कार्ड और चेक कीजिए कि क्या ये जो 2026 में अभी वार चल रहा है यही वर्ल्ड वार 3 है या वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है? ये वर्ल्ड वार 3 के पहले की फेज़ है। वर्ल्ड वार 3 के पहले की फेज़ है, अभी वर्ल्ड वार 3 शुरू नहीं हुआ है। ये वर्ल्ड वार 3 के पहले की फेज़ है, पहले की भूमिकाएं हैं। अगर यहाँ पे चीज़ें समेट गई तो वर्ल्ड वार 3 को रोका जा सकता है। वैसे ये है कि स्थिति बहुत भयावह है, वैश्विक स्तर पर बहुत सारी उथल पुथल मुझे दिख रही है। और मैं कुछ और भी कार्ड देना चाहूँगी, देखते हैं। करेक्ट, सिचुएशन बहुत ही क्रूशियल होगी आगे जाके, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगी। और आप ये समझ लीजिए डू और डाई ऐसी सिचुएशन रहने वाली है। ओके आने वाले 5 सालों में भारत, जैसा अभी आपने बताया कि एक लीडर की तरह हो जाएगा, कई जगह इसका एक नया पुनर्जन्म होगा, तो क्या यह शीर्ष नेतृत्व के रूप में भी उभर सकता है? बिल्कुल, भारत के लिए ये मैसेज आ रहा है कि इट्स टाइम टू गेट व्हाट यू वांट। ये वो समय होगा जब भारत अपनी एक कहते हैं ना कि एक असीमित क्षमताओं के साथ सामने आएगा। और अगर ये हमारे देश का प्रतिनिधित्व ऐसा ही बढ़िया होता रहा, जो हमारे जो कह सकते हैं कि हमको जो लीड कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें वैसी ही रहीं तो फिर तो हमारे देश अच्छी उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आएगा। और जो लोगों को नहीं पता भारत देश के बारे में, वो चीज़ें लोगों के सामने आएंगी और लोग हतप्रद रह जाएंगे कि भारत ये भी कर सकता है। क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिकली भारत साउंड उतना है या नहीं, लेकिन पॉलिटिकली भारत कितना साउंड है ये उस समय लोगों को मालूम चलेगा। अगले 5 वर्षों में भारत की आध्यात्मिक उन्नति, देखिए मुझे अगले 5 वर्षों में भारत के लिए शुक्र ग्रह का काफ़ी प्रभुत्व दिख रहा है। मुझे कहना होगा कि भारत की आध्यात्मिक उन्नति उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो रही है। ओके यूपी से शुरू हो रही है और ज़बरदस्त तरीके से शुरू होगी। गंगा किनारे, गंगा के से रिलेवेंट कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। और अभी तक हम जो गंगा जल को उतना इम्पोर्टेंस सभी लोग नहीं देते थे, गंगा जल को और जो आप कह सकते हैं कि गौ रक्षा को बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस मिलने वाली है। आपके कार्ड क्या कहते हैं, अगले 10 साल में क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ओहो आप तो मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको घसीटूं इन सब चीज़ों में मतलब आप तो ऐसे प्रेडिक्शंस मुझसे चाह रहे हैं जो नहीं, अभी 10 वर्षों में तो टाइम है। अभी हिंदू राष्ट्र तो नहीं घोषित हो सकता। अभी थोड़े से लोग भी हमारे देश के कुछ ऐसे पर्टिकुलर समूह हैं जो डरे हुए हैं, ठीक है। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा, मतलब बिल्कुल बनेगा, लेकिन 9 वर्षों के बाद, ठीक है, 9 वर्षों के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनने की। काफ़ी कुछ बदलाव आएंगे लोगों के मानसिक और जो कह सकते हैं आप जो स्तर हैं, जो मानसिक स्तर पर लोगों की सोच है, जो एक लेवल है लोगों का सोचने का, वो लेवल पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। वो लोग जो आज
पिज़्ज़ा बर्गर ये वो सब खाने में विश्वास रखते हैं ना, वो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, बैक टू नॉर्मल लाइफ होगी। सारे वो लोग गांव की तरफ भागने लगेंगे, गांव की दिनचर्या अपनाने लगेंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी हमारी संस्कृति की, यहीं से शुरुआत होगी हमारी आध्यात्मिक उन्नति की। और ये जो आध्यात्मिक उन्नति ये उत्तर प्रदेश से शुरू होगी। और उत्तर प्रदेश से शुरुआत का कारण मुझे पता नहीं क्यों गंगा माँ बार बार मैसेजेस में आ रही हैं, गंगा जल गंगा माँ, तो ये एक रीजन। अगले 5 वर्षों में भारत की आर्थिक उन्नति कितनी आपको दिख रही है? काफ़ी उन्नति है अगले 5 वर्षों में। भारत की आर्थिक आध्यात्मिक दोनों ही उन्नति काफ़ी है। मतलब आप ये सोचिए 3 साल के बाद, अभी नहीं, इन 3 सालों के बाद भारत में एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं आप यू टर्न आएगा, जो इकोनॉमिक उनकी जो अभी स्टेटस है उसमें, और वो बाकी जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी भी नज़रों में भारत की जो एक छवि होगी वो और भी प्रधानता और प्रमुखता लिए हुई होगी। पूछें और पूछें, आप पूछते जाइए तो मैं जवाब देती जाऊँ। टेक्नोलॉजी का अगले 5 सालों में क्या रिस्पॉन्स आने वाला है? आज से अगर कंपैरिजन किया जाए तो देखिए कार्ड में भी 5 आया है। अरे वाह! ये सारा का सारा रेलेवेंस होगा कम्युनिकेशन से। भारत के कम्युनिकेशन के जो भी माध्यम हैं, जो भी कह सकते हैं आप, हमारे संचार से माध्यमों से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसमें ज़बरदस्त इजाफा होगा, ज़बरदस्त। अगर आज से हम कंपेयर करें तो ये समझ लीजिए आज हम सूखे हैं तब हम हरे हो जाएंगे। कार्ड यही कह रहा है। यस, ठीक है, आज हम सूखे हैं आगे हम हरे हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके हर वो चीज़ जो संचार से 5 जुड़ी हुई नंबर है, शायद बुध का होता है जी बुद्ध का है, तो आप ये मान के चलिएगा कि बहुत सारे ऐसे काम है। बुद्ध किसको रिप्रेजेंट वाणी करता का है? कारक, बुद्धि को, संचार वाणी का का, शरीर में नसों का कारक होता है। जब आप सुनते होंगे लोगों की नसें ब्लॉक हैं तो बुद्ध खराब होता है, जिनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में सबकी नसें खुलने वाली हैं, ठीक है, और बाकी सबकी भी खुलने वाली, क्योंकि हमारे देश के जो परचम है वो लहराएगा। 5 साल के अंदर आप चेंजेस देख लेंगे। 5 साल जैसे ही ख़त्म होंगे विश्व के पटल पर हमारा देश अलग ही लेवल पे हुआ। जितने भी आप देख रहे हैं आजकल एआई से रिलेवेंट चीज़ें, जो भी आप आजकल चल रहा है उस पे हम नंबर 1 पर होंगे, शीर्ष पर होंगे। क्या अगले 5 साल में भारत अखंड भारत बनता हुआ दिख रहा है? जो हमारी भूमि जा चुकी है पुनः वापस आती हुई दिख रही है? काफ़ी आसार हैं। वाओ, हियर आई एम गेटिंग शिवजीज एनर्जी। ओके। हमारे पास तो जो भी कुछ है मुझे लगता है सब एनर्जीज़ का खेल है बहुत। बस हमें जो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अखंड भारत बनने में कुछ 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको हमें लेट गो करना होगा, ठीक है। किसी का भी प्रभुत्व या किसी की भी इंटरफेरेंस अखंड भारत में बनाने के समय पे आएगी, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना, पूरी तरह से इग्नोर करना हमारे देश के लिए बहुत हितकारी होगा। और उस समय इग्नोरेंस का हो नहीं पाएगा क्योंकि इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इग्नोर करते हैं पूरी तरीके से किसी का इंटरफेरेंस थर्ड पार्टी का, तो हमारा देश अखंड भारत बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमारे स्वतंत्रता के समय पर हुआ था। मेरी हर चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर इंटरफेरेंस नहीं हुआ तो देश अखंड भारत बन जाएगा, और अगर इंटरफेरेंस हुआ तो फिर लेट गो करने में इनको बहुत समस्या आएगी। मोदी जी के डू और बाद डाई की सिचुएशन रहेगी। मोदी जी के बाद क्या आदित्यनाथ योगी के भी प्रधानमंत्री बनने के योग हैं? 70-30 चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं, उनकी संभावना है। कभी आपने देखा कौन से कार्ड आए हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखिए हम तुक्के पे काम नहीं करते हैं या हम अपनी भावनाओं पे काम नहीं करते हैं। आप मेरे कार्ड देख चुके थे लेकिन मैंने व्यूअर्स को नहीं दिखाया, इसके लिए आपने कहा। 70-30 का मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, वो अभी इसमें अच्छा। लुप्त हो गया कहीं। हाँ, अच्छा जी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, लेकिन उसमें मुझे साथ में एक कार्ड और आ रहा था जिसमें कोई किसी को गाइडेंस दे रहा है कि यस। ऐसा नहीं ऐसा करो। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये योगी आदित्यनाथ हैं। दिख रहे हैं आपको यहाँ पे एक योगी दिख रहे हैं जो साथ में अपना कमंडल लेके चल रहे हैं, ये वही हैं। ये चल रहे हैं, इनको कोई लालच नहीं है कि मुझे ये दे दिया जाए या मुझे ये करना है। इनको जनता चाहती है कि ये आएँ, और जनता की वजह से आएंगे तो थोड़ी सी उथल पुथल इनके आने पे होगी। कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो नहीं भी
फिर से कह रही हूँ लाइमलाइट में है, पर जो चेहरे लाइमलाइट में नहीं है वो बैक ऑफ द स्टेज प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे कि वो रह जाएं पीछे और ये सामने आ जाएं। ये भी हो सकता है। इस समय की जो कर्मा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इनको दिग्भ्रमित नहीं किया गया, जिनकी वजह से योगी जी आ रहे हैं, अगर वो दिग्भ्रमित नहीं हुआ, किसी और के कहने में नहीं आए और उन्होंने इनको बागडोर सौंपी 70% योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो संभावना ये भी है कि कोई नया चेहरा, कोई ऐसा चेहरा जिसके बारे में हम नहीं सोच रहे थे, वो राष्ट्रीय पटल पर सामने आ कुछ जाए। नाम अभी और हैं, जैसे क्या अमित शाह के कभी प्रधानमंत्री बनने के योग हैं? नहीं, क्या आया? नहीं। ब्लैंक। नथिंगनेस का कार्ड आया है। उसको मैं मान रही हूँ नहीं आएंगे, वो पीछे ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के चांसेस फिर भी ठीक है, फिर भी। और पूछें। क्या नितिन गडकरी जी के प्रधानमंत्री बनने के योग हैं? जी, उनके भी काफ़ी चांसेस हैं। देखिए, क्रिएटर वो तो है भी क्रिएटर, उनके भी काफ़ी चांसेस हैं और वो आ सकते हैं। बट एक कोई महिला भी दिख रही है। अरे मैं पूछने जा रहा था कि क्या कोई फीमेल एंटिटी भी आने वाले समय में एक कोई महिला भी दिख रही है। हाँ, महिला भी दिख रही हैं। इसमें 3 लोग मुख्य तौर पे दिख रहे हैं, जिसमें से ये जो महिला हैं ये हैं, और आपने नितिन गडकरी जी का नाम लिया और योगी आदित्यनाथ जी। अब ये हो सकता है कि कोई एक लेवल ऊपर है, कोई एक लेवल नीचे है, मतलब गठन उसी तरीके का होगा। कोई मेन में है, कोई मेन में नहीं है, या कोई सेकंड स्टेप पे नीचे है। थोड़ा सा लेवल का ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन रहने वाले यही लोग हैं। जो नया चेहरा, जो मैं एक चेहरा बोल रही हूँ, ये महिला भी हो सकती हैं, ये महिला भी दिख रही हैं। अब इसके पीछे भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ आगे के लिए भी रखिए। एक नाम और देख लीजिए कि क्या शिवराज सिंह चौहान के भी प्रधानमंत्री बनने के योग हैं? शिवराज सिंह चौहान जी के नहीं है, लेकिन उनका अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा दबदबा होने वाला है। काफ़ी वो मतलब वेल्दी, और कह सकते हैं कि उनको अबंडेंस मिलने वाली है, काफ़ी अबंडेंस मिलने वाली है। फिर भी एक बार और देख लेते हैं शिवराज सिंह चौहान जी के कार्ड्स, क्योंकि मैं उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, हाई है एनर्जीज़। हाँ, अभी थोड़ा प्रधानमंत्री बनने के चांसेस नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, मतलब कुछ और बनेंगे। हो सकता है कैबिनेट में वो कुछ और बने, लेकिन प्रधानमंत्री से थोड़ा सा मुझे उतना नहीं समझ आ रहा। एकमात्र हमारा अभी अपोजिशन है कांग्रेस की स्थिति अगले 5 साल में आपको कैसे दिख रही है? आप क्या चाह रहे हैं? बवाल कराना। ये जो पॉडकास्ट है, ये मुझे राजनीतिक पॉडकास्ट क्यों लग रहा है? क्या कह रहे हैं आप? अगले 5 साल में आपको कांग्रेस की स्थिति कैसे दिख रही है? कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, लेकिन कांग्रेस में मुझे 2 लोग दिख रहे हैं जो बहुत ही एक बार आप कार्ड दिखा देंगे? हाँ, मुझे लगता है कार्ड से बहुत चीज़ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक लगभग फीमेल जैसी एंटिटी है और एक मेल एंटिटी है। इन लोगों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो मेल फीमेल है, ये देख रहे हैं ना आप, एक हाँ, मेल और बिल्कुल, एक फीमेल है, ठीक है। हाँ। इसमें क्या हो रहा है कि और 7 का कार्ड है, केतु शायद नंबर है। केतु, ये आप तो मतलब मुझे लगता है कि आपके साथ रहते रहते सीख गया। इनको डिटैच कर रहा है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। कारण पता है क्या है? कारण इनके साथ में जो इनके आसपास के जो लोग हैं, वो भी इनके खुद के, जिसको कह सकते हैं, अपने नहीं हैं। और ये स्थिति की वजह से बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और ये जो 2 लोग हैं, लीड भी करना चाहते हैं और लीड कर भी रहे होंगे और करेंगे भी, लेकिन इनको जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जो मैं कहना चाह रही हूँ, वो नहीं मिल रहा। और चूंकि लोग, इनके 2 चेहरे दिख रहे हैं लोगों को कि ये 2 चेहरे रखते हैं, तो 2 चेहरे रखने की वजह से आगे जाके इसी पार्टी में और भी किसी का जो कह सकते हैं आप, किसी और का भी इसमें अमलगमेशन होगा, ये मिलेंगे, और हो सकता है कि ये पार्टी में और भी नए चेहरे सामने आए। देखिए, चूंकि अभी हम प्रधानमंत्री बनने के योग की बात कर रहे थे, तो एक सवाल ले लेते हैं, इसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं कि क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के योग हैं कभी भी लाइफ में? मैं पर्टिकुलर टाइम नहीं ले रहा हूं इसके लिए। क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के योग हैं? ठीक है, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं दिख रहा, कार्ड भी गिर गए।
ये तो हारमोनी का है। हारमोनी का कार्ड आ रहा है। राहुल गांधी की हारमोनी तो बहुत अच्छी है। उनकी खुद की जो उनका खुद की जो कह सकते हैं पार्टी है, उसमें उनकी हारमोनी बहुत अच्छी होगी आगे जाके, बहुत ही बढ़िया होगी। आगे आने वाले 10 महीने से 10 साल में बहुत बढ़िया हारमोनी होगी। लेकिन उनको प्रधान और उनके पास में काफ़ी रिसोर्सेज भी रहेंगे, बहुत रिसोर्सेज होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बनने में बहुत दिक्कत आई। वो एक शैल में है जिस शैल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और उसमें उनके अपने ही लोग हैं जो उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अपने ही लोगों की वजह से नहीं बन पा रहे हैं। आने वाले कम से कम 5 सालों में तो नहीं बन पाएंगे वो। कोई ऐसी रेमेडीज है कर ले तो बन जाए? एक्चुअली क्या है, पिछले 8 सालों से जो मैं ये कार्ड भी देख रही हूँ, किसी गिल्ट में है वो, बहुत बड़ी गिल्ट में है। अगर उनको लगता है कि वो ना किया होता तो सिचुएशन कुछ और होती। और वो गिल्ट क्या है, वो मैं समझ रही हूँ, या उनको खुद को भी पता होगा, आप समझ रहे हैं या नहीं, वो गिल्ट की वजह से वो 8 साल उनके काफ़ी वेस्ट हुए हैं। ठीक है, आने वाले 5 सालों में तो वो नहीं बनने वाले, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। कोई भी रेमेडीज नहीं बना सकती? रेमेडीज़ अगर वो मुझसे आके पूछेंगे पर्सनली तो मैं बिल्कुल उनको रेमेडीज़ बताऊंगी, और हो सकता है वो रेमेडीज़ करके वो बन भी जाएं। माता रानी चाहेंगी तो बहुत कुछ हो सकता है। हम तो सिर्फ माध्यम है, गाइडेंस तो वहीं से आ रहा है ना। बाकी ये कि कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अभी की जो स्थिति है, अभी की जो हमारी राजनीतिक स्थिति है, वो आने वाले 5 सालों में बहुत अच्छी होगी। अगर देखा जाए तो ये जो पार्टीज़ हैं, ये सारी पार्टीज़ जो बिखरी पड़ी हैं, ये सारी एक होंगी धीरे धीरे करके। ये सारी पार्टीज़ धीरे धीरे करके जो कहते हैं ना कि छोटे छोटे बैंक्स मिलके सारे रिजर्व बैंक बन गए, ऐसे ही। चूँकि देखिए हम पॉलिटिकल सवाल ले रहे हैं, एक सवाल और ले लेते हैं कि क्या आने वाले 10 वर्षों में सेंट्रल रूप से, यानी कि भारत की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी कोई एक बड़ी पार्टी कुछ है ऐसी नई जो उभरती हुई दिख रही हो आपको? जी, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। 6 महीने के बाद ही दिखाई देने लग जाएगी। अच्छा, 6 महीने के बाद ही एक और पार्टी मुझे दिख रही है जो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की स्थिति आपको कैसे दिख रही है? आम आदमी की जो पार्टी है, ये एक्चुअली जो चल रहा है ना, कि जैसा चल रहा है वो उसी में ही चल रहे हैं, कुछ नया कुछ नहीं कर रहे हैं। बस ये कि उनके कुछ एक दो जो मुझे दिख रहे हैं लोग, वो ऑर्डिनरी नहीं है। ये तो अकेले ही दिख रहे हैं। हाँ, ये है, इनके पीछे एक और है, वो आप अच्छा, कार्ड में है, वो 2 लोग हैं। वो ऑर्डिनरी नहीं है, बस वही लोग इनकी आम आदमी की पार्टी को थोड़ा सा, ये जो पार्टी आम आदमी, ये पार्टी को आगे ले जाने में उन लोगों का हाथ है। अदरवाइज जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जिस फ्लो में चल रहा है, उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है। लेकिन ये जो 1-2 लोग हैं, इनकी पार्टी में ये लीड कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में यही लोग इनकी पार्टी में को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि ये पार्टी वैश्विक स्तर पर भी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन इन 2 लोगों की वजह से कुछ 1-2 जो निर्णय होंगे वो बहुत ही सकारात्मक साबित होंगे इस पार्टी के लिए। और ये बड़े आराम से अपना जो कह सकते हैं ना, अभी इनका आने वाला समय ठीक है। लेजिनेस। क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? चलिए देखते हैं, दूसरे कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल अभी किसी और उसमें है, वो उनका विज़न है, वो किसी और को सामने रखेंगे, खुद नहीं आएंगे। खुद नहीं आएंगे अब, वो अब किसी और को सामने रखेंगे। उनका विज़न है, उनका विज़न है वापस सत्ता में आना। देखो आप, उनका विज़न है, और वो अभी काफ़ी उनका जो लेवल है ना, उन्नति काफ़ी हो गई है उनकी, हर तरीके से वो काफ़ी उन्नत है। देखिए, बियॉन्ड इल्यूज़न, आप सोच भी नहीं रहे जितना वो उस समय सोच रहे हैं देश के लिए और पार्टी के लिए। काफ़ी कुछ सोच रहे हैं जो सामने नहीं आ रहा, और उनकी पार्टी वो सामने आएगी। वो चीज़ हो सकता है वो सामने ना आए, संभावना है किसी और चेहरे को सामने लाएं। जिस चेहरे को सामने लाएंगे वो उनका राइट हैंड होगा इस समय। ओके, कोई नया नाम आएगा जिस चेहरे को लाएंगे, और सब कुछ बैक ऑफ द स्टेज प्लानिंग प्लॉटिंग उन्हीं की है, क्योंकि वो बियॉन्ड डिल्यूजन काम कर रहे हैं। आपको भी नहीं पता कि वो किस दिमागी स्तर पर अपनी योजनाओं को बना रहे हैं और सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं, देश के लिए भी सोच रहे हैं, सकारात्मक ही सोच रहे हैं। चलिए अश्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमने सामाजिक विषयों को छुआ, हमने राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा की, और हमने व्यक्तिगत चीज़ों को भी जाना। जी, अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ नए मुद्दों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। जी बिल्कुल, मेरा बहुत, मैं
कह सकते हैं मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा मंच आप हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। कम से कम हमारा जो कह सकते हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के सामने आता है, जो भ्रांतियाँ हैं, जो लोगों के मन में संदेह है, ऊहापोह है, इन चीज़ों को लेकर के वो आपके माध्यम से दूर होती है। तो इसके लिए मैं आपकी कृतार्थ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने इस कड़ी में कई राजनीतिक रहस्यों को उजागर किया, कई सामाजिक समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की और कई व्यक्तिगत पहलुओं को भी छुआ। और अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ रहस्यमय विषयों के साथ फिर चर्चा होगी एक हमारे विशेष अतिथि के साथ। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी हमें अपने सवालों को दे सकते हैं। अगर कुछ वैल्यूएबल सवाल होते हैं तो हम उनको लेने का अगली कड़ी में प्रयास करेंगे। साथ ही आप हमारे जो वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हम उनके लिए आपके हृदय तल से आभारी हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई प्रेरणा हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और हमारा मार्ग सशक्त करती है। पुनः आप सभी का आभार, हृदय तल से आभार। और अगली कड़ी में फिर होगी आपसे एक विशेष शख्सियत के साथ मुलाकात। नमस्कार।